ये ठीक है, देखो आज और कल 2 दिन की क्लासेस हमारी है, तो उसमें अपन आपका जो मेजर टेस्ट है उसी से रिलेटेड चीजें प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीक से एरिया अंडर कर्व स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, हो सकता है इस वाले टेस्ट में एक आधा क्वेश्चन आपको एरिया अंडर कर्व का दिख जाए, तो मैं फंडामेंटल आपको बता दूंगा, क्योंकि वो क्या एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के में डिफरेंट सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी कभी वो लोग इस बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कल वाली क्लास में थोड़ा बहुत समझा दूंगा। मैंने आपको एक बीच में पेपर शेयर किया था आपके ग्रुप में, जो मेजर टेस्ट की सिलेबस के हिसाब से पास्ट ईयर का अवंती का पेपर था। हम पहले वो ही डिस्कस कर लेते हैं, उसी के कुछ क्वेश्चंस। आप लोगों ने कर रखा था क्या ये? देखो ध्यान से, आया ना? किया था या बाकी था? हेलो? सर अभी नहीं करा। ठीक है, तो अभी क्लास में प्रैक्टिस ही कर लेते हैं, ताकि आपको एक रिवीजन भी हो जाएगा सारे टॉपिक का, कॉन्सेप्ट का, फॉर्मूले का भी। तो पहला क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो ध्यान से, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तीनों क्वेश्चन को एक एक करके, मतलब पहला क्वेश्चन पहले पहले पहला वाला ट्राई करो, फिर उसको डिस्कस करते हैं, फिर सेकंड एक एक करके डिस्कस करते हैं। अपनी तरफ से कोशिश कर लो, अटेम्प्ट हो जाए तो मुझे बता देना, फिर डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट एवरीवन विद क्वेश्चन नंबर 151। डायग्राम से सोचो, हल्का सा रफ स्केच बना के।
ठीक है, चलो आई होप आपने सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा फर्स्ट वाला। एक बार आइडिया समझ लो क्या है। यहाँ पे आपके पास एक सर्कल गिवन है और एक पैराबोला है। एक सर्कल है और एक पैराबोला है। देखो ये स्ट्रेट लाइन और सर्कल ऐसा होता है कि इसमें ऐसा नहीं कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं पढ़ा, फंडामेंटल चीजें यूज होगी, इसलिए कभी ये मत सोचना कि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट इतना डिटेल में नहीं पता तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। आपको बस अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। अब एक पैराबोला और एक इलिप्स, सॉरी पैराबोला एक सर्कल है, तो पैराबोला और सर्कल में मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे? दो ही होंगे, है ना? कितने हो सकते हैं? दो से ज्यादा हो सकते हैं क्या? बताओ। मान लो अगर ऐसा हो, एक सेकंड इसका डायग्राम बना, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं या हो सकते हैं। देखो जो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। पैराबोला स्टैंडर्ड है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो ऐसा होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये आपका पैराबोला है। ध्यान रखना एक्स स्क्वायर का टर्म आए तो y एक्सिस के अबाउट होता है। और दूसरा सर्कल आपका सर्कल आपका स्टैंडर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो मुझे बताओ इस सर्कल की इक्वेशन को देख के इसका सेंटर कहाँ पे होगा? 0,7। वेरी गुड, 0,7 सेंटर होगा, रेडियस आर होगा, तो 0,7 पे सेंटर होगा। तो 0,7 यहाँ पे कहीं सेंटर होगा और रेडियस होगा आर। रेडियस क्या होगा? आर। अब यहाँ पे आपको सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, और ये पैराबोला आपका जाता जाएगा आगे तक। अब सर्कल बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, सर्कल भी बहुत सारे हो सकते हैं। आपको बोला भाई मैक्सिमम कॉर्ड ऑफ, मैक्सिमम इनका क्या बने? कॉर्ड बने। एक सर्कल, दो सर्कल, ऐसे बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। अब देखो दोनों कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो दोनों कर को साथ में ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? दोनों कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही कॉमन कॉर्ड बनी। कॉमन कॉर्ड का मतलब क्या होता है? मान लो दो सर्कल है, कॉमन कॉर्ड का मतलब क्या होता है? दो सर्कल है, वेरी गुड, तो दोनों के कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो कॉर्ड होती है उसको कॉमन कॉर्ड बोलते हैं। एक सर्कल एक पैराबोला है, तो दोनों के कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो कॉर्ड होती है उसको बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। इस कॉमन कॉर्ड की अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो बेसिकली इनके जो, जहां पे दोनों कर सॉल्व हो रहे हैं, जहां पे दोनों कर साथ में, दोनों पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उन कॉमन पॉइंट से आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों कर को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। और इस केस में आसानी है क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे किसी एक में पुटअप कर दो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी? 4y प्लस वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, 4y प्लस वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना? अब ये y में क्वाड्रेटिक है, तो y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं? दो। एक क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम रूट दो हो सकते हैं, तो इसका d क्या कर दोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका d आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना, वहां से आपके पास y में कंडीशन आएगी, सॉरी r में कंडीशन आ जाएगी। जैसे इसका d आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे आपके पास r में कोई ना कोई कंडीशन आएगी। उसकी r की लिस्ट वैल्यू क्या होगी वो पता कर लेना, r की लिस्ट वैल्यू क्या होगी वो पता कर लेना। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, कॉमन कॉर्ड बोलेंगे तो मतलब कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों कर को साथ में सॉल्व करना है। तो दोनों कर को साथ में सॉल्व करने जब गए तब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट ही दो हो सकते हैं। मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं? दो। तो मैक्सिमम रूट के लिए दो रूट के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी? d ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों से ही आंसर आ जाएगा, एक ही आएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब 52 पढ़ो। 52 बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको आपके पीवाईक्यू वाली वर्कशीट में भी दिया था। 52 क्वेश्चन पढ़ो एक बार। हाँ बोलो सर, इसे एक बार दोबारा समझा दोगे? वापस जल्दी से देख लो थोड़ा सा। कॉमन कॉर्ड मतलब क्या होता है कि भाई कॉमन कॉर्ड का मतलब क्या होता है? जहां पे दोनों कर साथ में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे दोनों कर क्या कर रहे हैं? साथ में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे आपकी कॉमन कॉर्ड बनती है। तो कॉमन कॉर्ड जो होगी वो किस पॉइंट से पास करेगी?
ऐसे पॉइंट से पास करेगी जहां पे दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कॉमन पॉइंट पे से पास करेगी, हाँ है ना, ये समझ में आता है। यस सर। तो इन दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों कर्व को क्या करना पड़ेगा, साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, तो यहाँ से जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ रखी तो वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे, जो सॉल्यूशन होंगे, वो ही तो होगा कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो इक्वेशन को साथ में सॉल्व करके क्या निकालते हैं अपन, दो कर्व को साथ में सॉल्व करके इनके वही तो पॉइंट निकालते हैं जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो वाई में क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का डी ग्रेटर देन 0 करना है। इसके बाद अगला देखो फटाफट अब, हाँ 52, वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज अ कॉर्ड टू द सर्कल whose center is this and the radius। अब देखो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये सेम वैरायटी पे मैंने आपको पीवाईक्यू वाली वर्कशीट में भी दिया। एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है, ध्यान समझना। मान लो ये वाला जो गिवन सर्कल, इसको मैं रेड कलर से ड्रॉ करूं। इस सर्कल का जो डायमीटर है वो किसी और सर्कल का के लिए क्या है, कॉर्ड है। किसी और सर्कल की के लिए क्या है, कॉर्ड। मान लो कोई एक और सर्कल बना देते हैं, उसके लिए ये क्या है, कॉर्ड है। और उस सर्कल का आपको सेंटर दिया हुआ है 2,1, ऊंची रेडियस कितनी होगी। तो बेसिकली ये जो डायमीटर होगा ये इन दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड होगी, हाँ है ना। क्या इसको मैं कॉमन कॉर्ड बोल सकता हूँ दोनों के लिए, बोलो। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको रिवीजन करते टाइम बताया था। अगर मान लो दो सर्कल है आपके पास, एक सर्कल है एस, दूसरा सर्कल है एच डैश, तो इनके बीच में जो कॉमन कॉर्ड होगी उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, बताओ। वापिस वही है ना, हाँ S1 माइनस एस डैश इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। बेसिकली कॉमन कॉर्ड का मतलब कि दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करोगे, वापिस से वही चीज, दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करना मतलब दोनों को एक दूसरे से इक्वेट कर दोगे, है ना। कॉमन कॉर्ड का मतलब क्या है कि दोनों कॉमन कहां से पास, और इन दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करोगे, दोनों को एक दूसरे से इक्वेट करोगे, तो इक्वेशन क्या देगी, S माइनस एस डैश इक्वल टू 0। इससे आपको कॉमन कॉर्ड की क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। याद रख लेना फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों कर्व को सब्सट्रैक्ट कर दो, S माइनस एस डैश इक्वल टू 0 से आपको इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड मिल जाती है। अब हाँ, ये जो कॉमन कॉर्ड है ये इसकी डायमीटर है, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं अपन इसमें, बताओ। अच्छा इसमें तो ज्योमेट्री से भी खेर हो सकता है। अगर मुझे इसका रेडियस निकालना है तो अगर मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन करूँ, सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ये रेडियस होगा। यहां से इस पे अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इसको बाइसेक्ट करेगा, है ना। अच्छा ये और ये क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल कितना है, इसका सर्कल का सेंटर बताओ। सेंटर ऑफ द सर्कल कैसे पता करते हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस जी कोमा माइनस एफ, तो 1,3 आ जाएगा, है ना। सेंटर सर्कल पता आना चाहिए, ये पता तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, आर निकालना है। क्या ये डिस्टेंस पता कैसे करेंगे, अच्छा ये तो रेडियस हो जाएगा उस वाले सर्कल का, इसमें तो बिना इक्वेशन निकाले काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर तो बिना इक्वेशन। इसका रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, रेडियस 2 आ जाएगी। मान लो ये ओ, ये ए, ये बी, अब निकल जाएगा। पाइथागोरस अप्लाई कर दोगे, है ना। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आ जाए। देखो ज्योमेट्री से ही हो गया क्वेश्चन तो बिना मेहनत के। अपन ने क्या करा, डायमीटर ज्योमेट्री अप्लाई करी, डायग्राम ड्रॉ किया, ये सेंटर पता, उसका सेंटर पता, दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओ ए पता है, ए बी इज द रेडियस ऑफ द रेड सर्कल, पाइथागोरस अप्लाई करके आर आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो बिना इक्वेशन के काम हो रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं सर ओ ए कैसे निकाले, एक बार आप बता दोगे। ओ ए डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना, ओ ए क्या है, दोनों सेंटर का ओके सर, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है।
Okay, now 53. Condition that the chord of the circle may subtend right angle at the center of the circle is this. तो ये बताओ, पढ़ लो क्वेश्चन एक बार ध्यान से. Condition that the chord of the circle. कोई कॉर्ड होगी सर्कल की जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा टू पी. सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस a है. मे सबस्टेंड राइट एंगल एट द सेंटर. इस सेंटर पे कितना बना, 90 डिग्री. इसके लिए कंडीशन डेवलप करनी है. ये जो कॉर्ड है सेंटर पे 90 डिग्री बना है, तो क्या कंडीशन होगी ये पता करना है. तो क्या सोच सकते हैं, बताओ. देखो दो तीन चीजें. अगर दो लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो एक तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर सकते हैं. इसको नेमिंग कर देता हूं पहले, ओ ए बी. अगर मैं किसी भी करके ओ ए का स्लोप और ओबी का स्लोप निकाल लूं, तो एक कंडीशन तो ये है कि 90 डिग्री है, तो स्लोप ऑफ ओ ए इंटू स्लोप ऑफ ओबी इक्वल टू -1, है ना. ये बात तो समझ में आती है सबको, ठीक है. अच्छा, और क्या कर सकते हैं. अगर ओ ए और ओबी का स्लोप निकल जाए, काम हो जाए. तो ओ तो पता है, अगर पॉइंट ए और बी पता चल जाए तो स्लोप निकल सकता है y2 - y1 अपन x2 - x1 से, है ना. बोलो. और ए और बी पता करने के लिए क्या कर सकते हैं. ए और बी पता करने के लिए इस लाइन को इस कर्व के साथ सॉल्व करना पड़ेगा. उसके जो दो रूट होंगे, एक रूट होगा x1, दूसरा रूट होगा x2, है ना. अगर इस लाइन को इस कर्व को साथ में सॉल्व करेंगे तो ही तो पॉइंट ए और बी मिलेगा. पॉइंट ए और बी है क्या, कॉर्ड और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एक बार रख के देखता हूँ, कैलकुलेशन अगर इजी रहेगी तो करेंगे, नहीं तो देखते हैं. यहाँ से x कितना आ जाएगा, p माइनस y sin अल्फा अपॉन cos अल्फा. इसको अगर यहां रख देंगे तो p माइनस y sin अल्फा अपॉन cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0. अब यहाँ y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, समझ पा रहे हो. उसके दो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक के, y1 और y2. y में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके दो रूट होंगे y1 y2, और y1 y2 होंगे क्या, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स ही, है ना. मुझे चाहिए क्या क्वेश्चन में, मुझे चाहिए क्या, y2 स्लोप ऑफ ओए का स्लोप कितना होगा, y2 - y1 अपॉन, मान लो इसका कोऑर्डिनेट x1 अपॉन x2 - x1. और ओबी का स्लोप, मान लो ये पॉइंट x2, y2 - y1 अपॉन x2 - x1. तो बेसिकली मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो y1 y2 अपॉन x1 x2 प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट. y1 y2, यहाँ से y1 y2 निकल जाएगा डायरेक्टली. मुझे देखो y1 y2 निकालने की भी जरूरत नहीं है. प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना होता है, c/a, है ना. यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स होंगे y1 y2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना होगा, c/a. अब यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक थोड़ा फॉर्म करो एक बार, देखो a और c कितना आएगा. यहाँ पे इसको होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, आपके पास देखो क्वाड्रेटिक क्या है, p माइनस वाई साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा का होल स्क्वायर. इसमें देखो 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा तो बाहर आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0. चेक कर लेना कैलकुलेशन. वाई स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा देखो ध्यान से, एक कॉस स्क्वायर को भी अंदर भेज दो, कॉस स्क्वायर भी इन सबसे डिवाइड हो जाएगा.
तो वाई स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा, ये दोनों चीजें, और कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, ये दोनों चीजें। तो प्रोडक्ट y1 इंटू वाई टू सी बाई ए, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म में क्या क्या आ रहा है, एक तो ये टर्म आ रहा है और एक ये टर्म आ रहा है, ए, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, यहां से ये और यहां से 1, तो टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे भी एलसीएम लोगे या फिर 1/cos स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर अल्फा। ये दोनों देखो सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो y1 y2 का प्रोडक्ट कितना आया, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये y1 y2 का प्रोडक्ट आ गया। अब x1 x2 का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, x में क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, x में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए यहां से y की वैल्यू उठा के यहां रखोगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x cos अल्फा माइनस पी अपॉन साइन अल्फा। ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देना, तो x में क्वाड्रेटिक आएगी, उस x की क्वाड्रेटिक के दो रूट होंगे x1 और x2, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको चाहिए क्वेश्चन में, तो वो भी कितना होगा, c बाई ए, तो वो दोनों यहाँ पे पुटअप हो जाएंगे, जैसी कंडीशन इक्वेट करो आ ही जाएगा आंसर। क्लियर है, ठीक है, ओके। यस। अब ये 54 जो है ये बहुत स्टैंडर्ड है, इसका रिजल्ट आप याद रख लेना, एक इलिप्स एक हाइपरबोला है, दोनों का सेंटर सेम है, फोकस भी सेम है, तो दोनों में रिलेशन होगा। थोड़े दिन पहले एक बच्चे ने पूछा था, मैंने डेरिवेशन भेजा था आपके डाउट डिस्कशन ग्रुप में, याद है, किसी ने देखा था, किसी ने डाउट पूछा था डाउट डिस्कशन ग्रुप में, यही सेम क्वेश्चन पूछा था, मैंने पूरा डिराइव करके भेजा है। इसका आंसर क्या आया था, एनीवन, 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, 1 आया था कि 2 आया था, याद करो एक बार। देखो E1 एंड E2 आर द एसेंट्रिसिटी, 2 आया था, ठीक है, यस सर, 2। हाँ 2 आया था। ध्यान रखना, अगर एक इलिप्स एक हाइपरबोला है, एक इलिप्स का एसेंट्रिसिटी E1 है, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी E2 है, दोनों का सेंटर भी सेम है, दोनों का सेंटर भी सेम है, फोकस भी सेम है, तो उनमें क्या रिलेशन होगा, ये हो जाएगा। ये इलिप्स से मान लो, एक इलिप्स बना लेते हैं, एक हाइपरबोला बना लेते हैं, मान लो इलिप्स और एक हाइपरबोला, दोनों का फोकस सेम है और सेंटर भी सेम है। इलिप्स की एसेंट्रिसिटी मान लो E1 है, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी मान लो E2 है, तो इन दोनों में रिलेशन याद रखना, 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इक्वल टू 2। क्लियर है, ये रिजल्ट याद रखना, डायरेक्ट डेरिवेशन डाउट डिस्कशन ग्रुप में सॉल्यूशन भेजा हुआ है, तो देख लें। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ो। The vertex and the focus of the hyperbola this and this, eccentricity is this 2, then the equation, very standard question है।
देखो ध्यान से, वर्टेक्स भी दिया हुआ है और फोकस भी दिया हुआ है, एक हाइपरबोला का, और एसेंट्रिसिटी भी गिवन है। पूछा है इक्वेशन क्या होगी। देखो कभी भी अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन तो पता ही होती क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखो अगर हाइपरबोला का सेंटर ओरिजिन है, अगर हाइपरबोला का सेंटर ओरिजिन है तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है। सेंटर को अगर शिफ्ट कर दे एच कोमा के पे, सेंटर को, इस हाइपरबोला के सेंटर को अगर मैं एच कोमा के पे शिफ्ट कर दूं तो इक्वेशन में क्या चेंज आता है, एक्स की जगह आ जाता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई की जगह वाई माइनस के, हाँ वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वेरी गुड। ठीक है, तो कुल मिला के सेंटर पता करना है सबसे पहले तो, कि सेंटर क्या होगा। अब सेंटर कैसे पता करें बताओ, वर्टेक्स पता है, फोकस पता है, एक हाइपरबोला की मान लो वर्टेक्स पता है, फोकस पता है, सेंटर कैसे पता करें, बोलो, फंडामेंटल लॉजिक लगा लो। हाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला, हमेशा ध्यान रखना, वर्टेक्स जो होती है वो सेंटर और फोकस का मिड पॉइंट होती है। ये आपका सेंटर है, ये आपका वर्टेक्स, ये आपका फोकस है। तो वर्टेक्स जो होती है सेंटर और फोकस का क्या होती है, मिड पॉइंट होती है। आपको कुल मिला के सेंटर पता करना है एच कोमा के, ताकि आपको ये पता चल जाए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। तो वर्टेक्स आपको कितना गिवन है, 2,3, फोकस गिवन है 6,3, और सेंटर है मान लो एच कोमा के। मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 बाई 2 है ना, बोलो। और y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है 3, y1 प्लस y2 बाई 2, सेंटर आ गया आपका 2,3, सेंटर कितना आ गया, कैलकुलेशन चेक करना एक बार। सर -2 नहीं आएगा? -2 है। अच्छा -2 आएगा, हाँ -2,3। तो इक्वेशन में क्या रहेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और y माइनस 3 का होल स्क्वायर, इतना तो पता चल गया आपको, क्लियर है। तो बस नीचे पता करना कि a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। यहां तक समझना आया? यस। अब a और b कैसे पता करें, बताओ a और b कैसे पता करेंगे। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, जब भी हम स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड इलिप्स या किसी को भी शिफ्ट करते हैं, सेंटर जब भी शिफ्ट होता है, जनरली सारे स्टैंडर्ड का सेंटर क्या होता है, ओरिजिन होता है। अगर आपका सेंटर कहीं पे शिफ्ट हो रहा है किसी पॉइंट पे, तो डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होते। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं लेकिन डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होते, है ना। तो मुझे ये बताओ, स्टैंडर्ड के केस में भी सेंटर और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर और वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है। चलो इलिप्स के केस में बताओ, मान लो इलिप्स है, ठीक है, ये इलिप्स की वर्टेक्स है, ये इलिप्स का सेंटर है। तो बताओ स्टैंडर्ड इलिप्स में सेंटर और वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, सर 2f। ए होगा ना, पूरी लेंथ 2a होती है, ये होगा। ये डिस्टेंस ए होगा, ये तो पता होना चाहिए, है ना। सेम हाइपरबोला में भी सेंटर और वर्टेक्स के बीच की दूरी कितनी होगी, ए के बराबर। अच्छा मुझे बताओ फोकस और सेंटर के बीच की दूरी क्या होती थी, r2। ए ई, नहीं नहीं नहीं, ए ई, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए ई कोमा 0 ही तो होता है, ये ओरिजिन होता है। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए ई कोमा 0, तो डिस्टेंस कितना होता है, ए इंटू ई। यहाँ पे भी फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए ई कोमा 0, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस क्या होता है, ए ई कोमा 0, तो ये डिस्टेंस कितना होता है, ए। कभी भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली है, जब भी आप कर्व को शिफ्ट करते हो डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होते, डिस्टेंस हमेशा फिक्स ही रहता है, जो पहले था वो भी बाद में ही रहेगा। तो यहाँ पे भी अगर आपने शिफ्ट भी कर दिया तो अभी भी सेंटर और वर्टेक्स के बीच की जो दूरी होगी वो ए के बराबर ही होगी। तो सेंटर आपका कितना आया था, सेंटर आपका आया था -2,3, वर्टेक्स आपका कितना है +2,3, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर कितना आ रहा है,
4, A4 आ रहा है तो A स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। अब बताओ B कैसे निकाला है, B कैसे निकाला है? वापस वही चीज, सेंटर ऑफ फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी, AE AE है ना। सेंटर ऑफ फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी, AE, तो ये भी पता कर लो। सेंटर कितना है -2,3, फोकस कितना है 6,3, फोकस है 6,3, तो इन दोनों के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 8 आ जाएगा, है ना। तो ए की वैल्यू किसके बराबर है 8, ए आपका 4 आया, तो ई कितना आ जाएगा 2, ई पता है ए पता है तो बी निकल जाएगा। ए ई और बी में रिलेशन क्या होता है, ई स्क्वायर इक्वल टू हाइपरबोला केस में 1 + b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, पता होना चाहिए, फंडामेंटल, सबसे फंडामेंटल। ये तो गिवन था ना, क्या हुआ, गिवन था ई, अच्छा ये गिवन था, सॉरी, फिर मेहनत बच जाएगी, देखा नहीं मैंने। ई तो गिवन था तो फिर वैल्यू रख देना, तो 1 + ई स्क्वायर की वैल्यू रख देना b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहां से आपके पास b स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? थ्री इंटू 16 48। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान रखोगे आप। क्या क्या सीखा इस क्वेश्चन में कि वर्टेक्स जो होता है, हाइपरबोला हो, पैराबोला हो, सॉरी हाइपरबोला हो या इलिप्स हो, वर्टेक्स जो होता है वो जो सेंटर ऑफ द कर्व है वो फोकस, उन दोनों का क्या होता है मिड पॉइंट, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट, ध्यान रखना। तो आप इससे एक्सिस की इक्वेशन भी निकाल सकते हो, एक्सिस, कभी कभी एक्सिस की इक्वेशन अगर निकालनी पड़े तो। और एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन होती है, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन होती है, डायरेक्ट्रिक्स। तो कभी कभी एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने का भी बोले तो अगर फोकस वर्टेक्स सबसे पास होती है तो इसे कर सकते हो। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है फिक्स, अगर किसी कर्व को h, k पे शिफ्ट कर देंगे तो इक्वेशन में क्या चेंज होगा, x की जगह रिप्लेस हो जाता है x - h, y की जगह रिप्लेस हो जाता है y - k, किसी कर्व को अगर आप h, k पे शिफ्ट करते हो। ठीक है, चलो ये आपका 55th क्वेश्चन हो गया, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इफ द लाइंस दिस आर इक्वली इंक्लाइंड विद दिस देन द वैल्यू ऑफ it। दो लाइन, अगर ये वाली जो लाइन है इसके साथ जो एंगल बना रही है और ये वाली जो लाइन है इसके साथ जो एंगल बना रही, क्या आ रही है, सेम आ रही है। दो लाइन के बीच में एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। व्हाट इज द फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1। क्लियर है? ये आप खुद से करना कैलकुलेशन, सॉल्यूशन दिया हुआ। देखो अगला क्या पूछे, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों कर्व को इस तरह से सॉल्व करना है ताकि थीटा एलिमिनेट हो जाए, एक्स और वाई में एक रिलेशन डेवलप करना है ताकि थीटा, ए पैरामीटर है तो ए आ सकता है आपका, आपको कैसे भी करके इन दोनों इक्वेशन से थीटा एलिमिनेट करके एक्स और वाई में रिलेशन डेवलप करना है। कभी भी लोकस निकालना है, लोकस किसका निकालना था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। इस कर्व को और इस कर्व को आपको साथ में सॉल्व करना है, इस तरह से सॉल्व करना है, इस तरह से सिंप्लीफाई करना है ताकि थीटा एलिमिनेट हो जाए। कैसे भी करेंगे, कैसे एलिमिनेट करोगे थीटा को, थीटा को कैसे एलिमिनेट करोगे, ये सोचना है आपको इस बात, इस कर्व। थीटा जैसे एलिमिनेट हो जाएगा एक्स और वाई में अपने आप रिलेशन आता है। एक काम ये कर सकते हो, पहली वाली इक्वेशन को साइन थीटा से डिवाइड कर देना, दूसरी वाली इक्वेशन को भी पूरे को साइन थीटा से डिवाइड करना, शायद उससे काम बन जाए। यहां से आपके पास देखो क्या आएगा, सेकेंड थीटा या फिर कॉसेक माइनस कॉट, यहां से काय की वैल्यू आएगी
कॉसेक माइनस कॉट की वैल्यू आएगी, ठीक है। और यहाँ से क्या की वैल्यू आएगी, कॉसेक प्लस कॉट की वैल्यू आएगी। आ रही बात समझ में? यस अच्छा, इन दोनों में भी रिलेशन होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 है ना। यस कॉसेक माइनस कॉट और कॉसेक प्लस कॉट का प्रोडक्ट 1 होता है। तो यहाँ से देखो साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 से इक्वेट कर देना, हो गया सर। क्लियर है, अच्छा तरीका था ये भी। और देख लेते हैं। द लाइन दिस कट्स द कर्व एट ABCD OA OB OC OD, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आप सॉल्यूशन देख लेना और सॉल्यूशन याद, मतलब याद का तरीका याद कर लेना। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड होता है, कैसे निकालना रहेगा। क्लियर, इसको अभी मैं डिराइव नहीं करूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़े बहुत अपन अब 12th के टॉपिक देख लेते हैं। ये बताओ फटाफट, इनवर्स वाला क्वेश्चन, साइन इनवर्स x दिया हुआ है प्लस साइन इनवर्स y दिया हुआ है π/2 और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या तरीका होगा? सर इसको टेन इनवर्स में चेंज कर। tan इनवर्स में अगर चेंज करके देखना है, ठीक है। और कोई तरीका और सोचो, x और y में रिलेशन कैसे आएगा? सर इसमें cos x की cos इनवर्स x में वो कर देंगे चेंज। हाँ, आपके पास सर देखो एक को कॉस में। हाँ, एक किसी एक को कॉस में बदलो। आपके पास π/2 कब बनता था, याद करो, जब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, अगर आपका दोनों के इसमें इनपुट सेम है, इनपुट सेम है, तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का आंसर कितना आता था, π/2। यहाँ पे साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x को अगर मैं थीटा बोल दूं तो साइन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा। तो थीटा के करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू π/2। अब π/2 कब आता था, जब दोनों का इनपुट क्या हो, सेम। सेम दोनों का इनपुट क्या होना चाहिए, सेम। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप y से इक्वेट कर सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो यह आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे फायदा होगा क्या यहाँ पे, 1 माइनस वाई स्क्वायर, देखो यहाँ से 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना। 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, तो नीचे क्या बनेगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, है ना। और क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई और कहां से होगा, ए स्क्वायर प्लस हाँ कर सकते हो, या फिर 1 प्लस एक्स की पावर 4 क्रिएट कर लेते हैं। इधर अगर स्क्वायरिंग करूंगा दोनों तरफ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा। तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर, हाँ वाई की पावर 4 सॉरी, तो वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और प्लस वाई की पावर 4। अच्छा, मुझे वाई एक्स की पावर 4 में चाहिए था ना कन्वर्जन, एक्स वाई स्क्वायर का टर्म चाहिए, तो वाई स्क्वायर क्रिएट करने के लिए वाई की पावर 4 का वाई स्क्वायर ही तो आएगा स्क्वायरिंग करने पे। अच्छा नहीं, 2 बार स्क्वायर किया था, हाँ वाई की पावर 4 ही आएगा, ठीक है। हो जाएगा, सिंप्लीफाई करना, सुनो ध्यान से बस। यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, वाई स्क्वायर है ना, या तो ऊपर भी ऐसे ही क्रिएट करो, एक्स की पावर 4 तो पहले से ही है, वाई स्क्वायर क्रिएट करना, तो 1 प्लस वाई की पावर 4 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आ गया सबको क्या करा है, ठीक है। नीचे आपके पास क्या बना था, एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर का टर्म बना था, तो मुझे एक्स की पावर 4 न्यूमरेटर में तो ऑलरेडी है, मुझे वाई वाई स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2 वाई स्क्वायर बनेगा। अच्छा, यहाँ से भी वाई स्क्वायर ही बनेगा, इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो सर हम y को x की टर्म में निकाल लें तो y स्क्वायर को
नीचे y स्क्वायर क्वाड्रेटिक। या तो सबको एक ही टर्म में कन्वर्ट कर दो, देखो उससे हो रहा हो तो। यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह भी क्या लिख देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और ऊपर y की पावर 4। सर 1 - x² का होल स्क्वायर। नहीं नहीं, y स्क्वायर की वैल्यू लिखी मैंने। सर तो y y की पावर 4 को y² का स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं, नीचे कह रहा हूं मैं तो, अभी तो नीचे समझ में आया कि क्या करा, y स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे। अब लिखूंगा वो तो y की पावर 4 को। ठीक है, ये x की पावर 4 प्लस 1 है, y की पावर 4 को अब क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन वगैरह करके देखो कैंसिल हो रहा है क्या कुछ। ऊपर क्या बचेगा आपके पास, x की पावर 4 प्लस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो रहा है देखो, ऊपर से 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर सब डबल है। ओके सॉल्व। यस। पूरे को x में कन्वर्ट कर देना, हो रहा है सॉल्व। ठीक है, अगला पीरियोडिक फंक्शन का क्वेश्चन है। बताओ इसका पीरियड क्या होगा। साइन ऑफ साइन 2 पाई एक्स और दूसरा e की पावर 2 ट्वाइस द फ्रैक्शनल x। तो पहले इस अंदर वाले फंक्शन की बात करते हैं, इसका पीरियड कितना होगा। सर 1। हाँ, वेरी गुड। कैसे निकालते थे, आपको सिखाया था एफ एक्स, अभी थोड़े दिन पहले ही बताया था। अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड कितना होता है, सर डिवाइड बाय ए हो जाएगा। डिवाइड बाई ए। साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स का पीरियड आपको कितना होता था, 2 पाई। साइन ऑफ एक्स का पीरियड कितना होता था, 2 पाई। तो साइन ऑफ 2 पाई एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई से डिवाइड करना है तो 1 आ जाएगा इसका ऊपर पीरियड। बनेगा। यस सर। तो क्या साइन ऑफ साइन 2 पाई एक्स का भी पीरियड 1 होगा क्या, क्रॉस चेक करके देख लो। एक्स की जगह एक्स प्लस टी रख के देखते हैं ना, ये एफ एक्स है तो एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रख के देख लेते हैं। तो साइन ऑफ 2 पाई ब्रैकेट एक्स प्लस 1, एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रख के देखोगे तो साइन ऑफ साइन 2 पाई प्लस 2 पाई एक्स, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है ना। तो वापिस वो का वही फंक्शन। अच्छा, इससे कोई छोटा हो सकता है क्या, अगर अपन 1/2 रखूं, 1/2 से फायदा होगा कि यहाँ पे 2 पाई एक्स बनेगा और यहाँ पे 2 पाई बनेगा। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस साइन नहीं, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, 1 ही बनेगा, मतलब इसका पीरियड 1 है। और इसका पीरियड बताओ, 2 ई की पावर फ्रैक्शनल एक्स, तो 2 ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल एक्स का पीरियड कितना होगा, 1/2। सर 1 अब 2। एक का पीरियड 1 है, एक का पीरियड 1/2 है, तो ओवरऑल पीरियड कैसे निकालोगे। सर एलसीएम लेके। एलसीएम। एलसीएम ऑफ 1 एंड 1/2। एलसीएम ऑफ 1 एंड 1/2। तो 1 और 1/2 का एलसीएम कैसे निकालते थे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ। फ्रैक्शन का भी सिखाया था, क्या न्यूमरेटर का क्या लेते थे, एलसीएम, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, आया ना, 1 ही आएगा। बोलो। यस यस सर। सर। अगला थीटा ए दिया हुआ है, ए इनवर्स पूछा है, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, ए इनवर्स पूछा कि ए इनवर्स किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज के माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ये पूछा है। तो कैसे करें इसको, ए दिया हुआ है, ए इनवर्स पूछा है, ए इनवर्स माइनस ए के बराबर होगा, ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, या तो आप पूरा कैलकुलेट करके निकालो प्रॉपरली, या और कोई तरीका है क्या। ए इनवर्स का फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होता है,
1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, आया ना? एडजॉइंट है। यस सर। तो आपको बस ये सोचना है कि ये किसके टर्म्स में आएगा। सर एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर ही आ रहा है। हाँ तो वो निकाल लो जल्दी। देखो एडजॉइन ऑफ ए निकालने का शॉर्ट ट्रिक भी होता है 2x2 के केस में। क्या करते थे, इन दोनों को इंटरचेंज, फाइनल वाली को इंटरचेंज, दूसरे माइनस इन दोनों को इंटरचेंज कर देते तो नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर देते थे, तो ये साइन थीटा हो जाएगा और ये माइनस साइन थीटा। या फिर आप फंडामेंटल निकाल लेना, एडजॉइन क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, उससे भी निकल सकता है। ये आपका एडजॉइन आएगा। ये देखो इसमें और इसमें अंतर क्या आ रहा है, ट्रांसपोज ही है, यस ये ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है एडजॉइन ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा 1, हो जाएगा सॉल्व, आसान क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन तो अभी आपके टेस्ट में आया था 62 वाला, याद है? 62 याद है? यस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मुझे ये बता, सीकेंड थीटा का इंटीग्रेशन क्या था? सीकेंड थीटा का इंटीग्रेशन log sec x plus tan x। log secant x plus tan x, और एक और फॉर्मूला सिखाया था इसका, log tan of tan x by 2 plus pi by 4, यस सर। यस सर। दो फॉर्मूले सिखाए थे, है ना? तो अगर 2 थीटा होगा तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसको ओपन करोगे, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना? क्लियर है? तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, समझ में आ रहा है? तो इसका डिफरेंशिएशन देखो, इसका थीटा बाई 2 का थीटा बन जाता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सीकेंड 2 थीटा, है ना? यस इसका सर। डिफरेंशिएशन ये, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, cos 2 थीटा, इसका डिफरेंशिएशन आसान, इसका इंटीग्रेशन आसान है, तो बाई पार्ट्स अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लीजिए, क्लियर है? इसका डिफरेंशिएशन आसान है, उसको फर्स्ट फंक्शन, बचे हुए को सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कर देंगे। ठीक, सिक्सटी थ्री, देखो 63 64,
बताओ आइडिया लगा कुछ? हेलो, कैसे करेंगे? सर एफ ऑफ जी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, पहले तो फंक्शन डिफाइन करोगे, कंपोजिट फंक्शन बनाना पड़ेगा खुद से कि वो आ कितना रहा है, वो डिफाइन होगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या है और कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। क्या बनाना है आपको? एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, यस सर। एफ के अंदर जी रखना है। एफ क्या है? ये रहा। अच्छा, एफ भी बहुत अच्छा है, मॉड एक्स अपॉन एक्स, है ना? अगर एक्स पॉजिटिव हुआ, अच्छा ये क्या है? ये तो आप डिफाइन कर, सिग्नम फंक्शन है। हाँ, सिग्नम फंक्शन, वेरी गुड। एक्स अगर जीरो है तो वैल्यू जीरो के बराबर है। एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है, इनपुट ग्रेटर देन जीरो है, तो एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा। इनपुट लेस देन जीरो है तो -1 होगा। अब इस एफ के अंदर आपको क्या रखना है? जी एक्स रखना है, आया ना? बोलो, एफ के अंदर क्या रखना है? जी। वो 1/x नहीं होगा ऊपर? कहाँ पे 1/x? मॉड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर थोड़ी है। मॉड एक्स किससे ओपन होगा? एक्स या -x ना? x/x 1 ही तो होगा। ओके सर। तो चलिए, F, मेरे को लगा सिग्नम फंक्शन है। नहीं, अब आपको एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। तो एफ के अंदर जी एक्स रखो, तो जहां जहां भी एक्स उसकी जगह जी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, तो ये तो ऐसा कैसे रहेंगे? यहाँ पे एक्स है तो यहाँ जी एक्स आ जाएगा। जी एक्स ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो 1 भी होगा। जी एक्स अगर जीरो के बराबर रहेगा तो इसका आंसर जीरो आएगा, और जी एक्स अगर नेगेटिव होगा तो आंसर ये आएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? एवरीवन? सबसे पहले एफ एक्स निकाला, फिर जहां जहां पे भी एक्स था उसकी जगह क्या रख दिया? जी एक्स रख दिया। अब जी एक्स है कौन? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आपको बेसिकली सब कुछ एक्स के बारे में पता करना है कि एक्स एक्स कहां से कहां तक होगा और उस एक्स के करस्पॉन्डिंग साइन कहां से कहां तक होगा। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लेस देन जीरो। तो यहाँ होगा साइन प्लस कॉस, जब अगर पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से एक्स कितना आएगा ये पता करना है। समझ रहा है? एक्स की कंडीशन निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, याद है आपको? कंपोजिट फंक्शन को ग्राफ बना बना के सिखाए थे, मैंने एक पूरा लेक्चर लिया था आपके लिए। तो यहाँ पे ढंग से लिख रहा हूँ मैं, 1 0 -1। यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लेस देन जीरो। तो सबसे पहले तो आप इक्वल टू जीरो पता कर लो, वही मेन पॉइंट होगा। उसके आगे पीछे अपने आप आइडिया लग जाएगा। तो साइन प्लस कॉस जीरो कहाँ पे हो रहे हैं ये पता कर लो। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है? साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और यू कैन से दैट tan x इक्वल टू -1। अब tan x इक्वल टू -1 कहाँ पे होगा? -5/4 और कहाँ पे होगा? वो सारी जगह। 3/4। एक तो हाँ, tan x नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है? सेकेंड में और फोर्थ में। यस सर। सेकेंड sir. में, फोर्थ में तो आपने चलो ले लिया -π/4। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा? पाई माइनस थीटा। सेकेंड Yes, क्वाड्रेंट sir. में एंगल कितने लेते? पाई माइनस थीटा। तो एक -π/4, एक दूसरा आएगा 3π/4। यहाँ पे आपका साइन प्लस कॉस की वैल्यू जीरो होगी। -π/4 से तो स्टार्ट हो ही रहा है। -π/4 से 2π के बीच में
एक एंगल मेरे पास आया अभी तक फिलहाल 3π/4। सर एक एंगल -π करके भी तो आ सकता है। क्या कह रहे हो? -π करके भी तो आ सकता है एक एंगल। -π मतलब या तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में लोगे, सेकेंड में तो π-θ ही होगा, और फोर्थ में अगर लेना है तो 2π-θ लोगे, 2π-θ करके भी ले सकते फोर्थ में। सर जैसे दूसरा 2π-θ कितना होगा? एक में आपकी थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही थी। देखो 4 क्वाड्रेंट में अगर एंगल लेना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्यूट एंगल अगर थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है? π-θ, थर्ड में क्या लेते हो? +θ, पाई, और फोर्थ में 2π-θ। ऐसे करना रहता है। अच्छा एक चीज पहले इंपॉर्टेंट आपको बता दो, जो भी दिल्ली के बच्चे संडे को आपका मेजर टेस्ट और ऑफलाइन टेस्ट है, ऑफलाइन टेस्ट जब भी कंडक्ट करेंगे आपको जाना ही है। लास्ट टाइम जो भी बहाना था ठीक है, बारिश वगैरह का रीजन था, इस बार कोई बहाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट करने में ऑर्गेनाइजेशन का भी अच्छा खासा बजट जाता है और वो लोग आपके लिए ही करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कंपलसरी सबको ऑफलाइन टेस्ट देने जाना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। वहां पे मनीषा मैम भी आएंगी तो वो भी आपके साथ कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो फिजिक्स से रिलेटेड आपको कुछ इश्यू हो तो आप उनसे भी डिस्कस कर लेना, सजेशन ले लेना, लेकिन पेपर देना जरूरी है। आपका जो भी प्रोग्राम आप बाद में करना, लेकिन पेपर दोगे। और इनकेस किसी ने बिना इन्फॉर्म किया अगर छुट्टी मान ली तो वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोगों को ऑफलाइन टेस्ट अगर हो रहा है तो जाना ही है। चलो अब यहाँ पे ये 4 क्वाड्रेंट में एंगल ऐसे लेते हैं। आपको नेगेटिव पता करना तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा π-π/4। वन वैल्यू कहाँ पे आती है? π/4 पे। और दूसरा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π-π/4। सही है। तो ये कितना आएगा? थीटा π/4 है कि -π/4 है? नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो प्लस ही रहेंगे ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लोगे आप? tan θ = 1 ना, पॉजिटिव ही तो लोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की। ठीक है सर। ये जो भी थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है, तो पॉजिटिव मान के निकालते, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। Okay. तो 2π-π/4 ये हो जाएगा कितना? 7π/4। क्लियर है। तो दो एंगल आए अपने पास, 3π/4 और 7π/4। अब आपको ये चेक करना है कि साइन प्लस कॉस कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है ना। अब इस इंटरवल में आपको अपने इस लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। -π/4 से 3π/4 जाएगा, फिर 3π/4 से 7π/4, फिर 7π/4 से 2π। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको ये पता करना है कि इस इंटरवल में क्या होगा। यहां से लेके यहां तक साइन प्लस कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव पता करो। -π/4 से 3π/4 के बीच में साइन प्लस कॉस की वैल्यू क्या होगी, कैसे पता करेंगे? नेगेटिव होगी। कैसे पता करेंगे? पुट करके कोई भी देख। एक एंगल कोई भी एंगल पुट अप करके देखो। देखेंगे। ये एक -45 डिग्री है, दूसरा क्या है आपका, जो भी है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो भी एंगल आ रहा है कोई भी एक पुट अप करके देख लो। देखो -π/4 आपका कहाँ आएगा? यहाँ पे। तो दूसरा क्या था? π-π/4 यहाँ पे आ रहा है। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? 3π/2 आ रहा है। एक 3π/2 रख दो, सही है ना। सर π-π/4 सेकंड में नहीं आएगा। हाँ सॉरी, सेकंड में। ये π/4 यहाँ पे आएगा। अब -π/4 से 3π/4, इनके बीच में जो भी एंगल है 90 डिग्री रख के देखो। फिर अगला क्या है? ये अगला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक है।
एक सेकेंड, जगह ही कम पड़ रही है। कर लोगे सॉल्व अब? कहने का मतलब कि बस साइन पता करना है, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे होगा। अगर पॉजिटिव है साइन प्लस कॉस की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अगर नेगेटिव है तो -1 आएगा। क्लियर है? +-1 देखना है आपको वैल्यू रख रख के। ये -π/4 है यहाँ पे, पाई प्लस π/4। ठीक है, एक तो पहली इंटरवल ये है, दूसरी इंटरवल पाई 2π - थीटा, वो भी यहीं पे आएगा। दूसरी इंटरवल ये है। ठीक है, और तीसरा 7π/4 से तीसरी ये वाली इंटरवल रख रख के देख लेना वैल्यू, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसके बाद 64 में 0 से 10 था। ये पीरियोडिक फंक्शन जैसा दिख रहा है। अंडर रूट के अंदर क्या है, 1 - cos πx, इसको क्या लिखोगे? अंडर रूट के अंदर 1 - cos πx को 2 sin square π/2. 1 - cos 2 थीटा, 2 sin स्क्वायर, 1 - cos 2 थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना? Yes, यही. साइन स्क्वायर तो जगह √2। एंगल के बारे में कुछ दिया है क्या? कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 10 वो बोला है 10, तो क्या आएगा? मॉड यस सर। मॉड ऑफ साइन πx/2। इसका पीरियड कितना होगा? मॉड साइन x का पीरियड होता है पाई, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना रहा? π/2। सर पाई 4 को हो जाएगा. हाँ, पाई को π/2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ये सर मॉड है, ठीक है. मॉड। मॉड साइन x का पीरियड कितना होता है? पाई होता है। आई होता है यस सर. तो पाई को π/2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2। तो इसका 2 पीरियड आएगा 2 आ सर। रहा है। आपके पास लिमिट थी 0 से 10, तो लिमिट को 2 में कन्वर्ट कर दोगे, ये फिर आगे आ जाएगा 5। याद आ रहा है? करा रखें क्वेश्चन ऐसे। क्लियर है? अगला -a से a, जब भी -a से a दिखे हो क्या देखते हो? ऑड इवन कैसे Yes, sir. करेंगे? यस। अब ये पाई के कारण दिक्कत है। ये पाई अगर नहीं होता, अगर ये पाई नहीं होता तो फंक्शन ऑड हो जाता। यस सर. सर अलग अलग कर लेंगे फिर। हाँ, इस पाई को अलग कर लो और 7x³ को अलग कर लो। अब ये ऑड है, ये 0 हो जाएगा, है ना? यस सर. और ये बचा हुआ फंक्शन आपका फॉलो करेगा। क्लियर है? 1 माइनस साइन, अच्छा ये देखो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब याद करो वापस स्टैंडर्ड फॉर्म 1/a + b sin x फॉर्मेट है, तो tan का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, sin x को क्या लिखोगे? 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, सिक्सटी सिक्स in 0 से 1 f is twice differentiable gx equal to fx plus f of 1 minus x for x belongs to 0 to 1। तो 0 से 1 में g इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, ये पता करना है। 1/2 से 1 में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग क्या होगा, ये पता करना है। g के बारे में पता करना है। और g क्या है? fx plus f of 1 minus x के बराबर। करो ट्राई। और एक चीज गिवन है, f"x लेस देन 0 दिया हुआ है। जीरो से 1 में
डिफरेंशिएट करो, पता करो क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, जी डैश एक्स करो, देखो ध्यान से देखो, इसका यूज कैसे करेंगे, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है, इसका यूज कैसे करोगे आप बताओ। देखो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है अपन को, कोई फंक्शन एफ एक्स है, अगर इसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो तो क्या बोलते हो, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, डिफरेंशिएशन अगर उसका नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग। यस सर। अच्छा अब मुझे क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ था, एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो, मतलब जो एफ डैश एक्स होगा उसका ये डिफरेंशिएशन है ना। Yes. अगर एफ डबल डैश Yes, एक्स sir. नेगेटिव है मतलब एफ डैश एक्स कैसा होगा, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग होगा। अरे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो इसका एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है। यस सर। ओके अब लॉजिक लगाओ, एफ डैश एक्स आपका डिक्रीजिंग है और आपको जी एक्स क्या दिया हुआ था, जी एक्स क्या, एफ एक्स प्लस एफ ओ वन माइनस एक्स, ये जी एक्स है और जी एक्स के बारे में कमेंट करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो कितना आएगा वो एफ डैश एक्स और एफ डैश ऑफ वन माइनस एक्स, और वन माइनस एक्स का कितना होगा -1, ये आएगा। अब अगर आपने ये पता कर लिया ये जो फंक्शन है 0 से 1 में या 0 से 1/2 में, कहां से कहां तक पूछा था, 0 से 1 में और 1/2 से 1 में ये फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर ये पता चल जाए तो काम बन जाएगा। अगर जी डैश एक्स का साइन ही तो पता करना है, जी के बारे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना, मतलब क्या पता करना है कि जी डैश एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, समझ रहे। सर एफ डैश एक्स के बाद माइनस क्यों आया? इसमें एफ ऑफ वन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले एफ का करोगे फिर अंदर वाले फंक्शन का करोगे। ओके सर। तो आपको ये पता करना है कि जी डैश एक्स का साइन कैसा होगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो जी एक्स इंक्रीजिंग होगा, ये नेगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग होगा। अब सोचो जरा, और आपको ये पता चल गया एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है, तो बताओ एफ डैश एक्स आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ डैश एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग है, समझ में आ रहा है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू और एफ डैश वन माइनस एक्स की वैल्यू अब ये डिपेंड करेगी ना कि एक्स क्या हो रहा है, हाँ है ना, लॉजिक समझ में आ रहा है। अगर मान लो आपका एक्स 0 से 1/2 के बीच में रहा तो एक्स बड़ा होगा कि 1 माइनस एक्स बड़ा होगा, मान लो एक्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू 1/3 रख दी, तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 माइनस 1 माइनस 1/2/3, 2/3 थोड़ा और आगे आएगा है ना। तो मेरा इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, एफ एक्स की वैल्यू ज्यादा आ रही है और एफ डैश 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, कम, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा इस रीजन में, है ना। ये जो चीज है एफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव,
अच्छा 1/2 से आगे सोचते हैं, वहां पे भी सेम हो रहा है क्या? 1/2 से आगे कोई वैल्यू रख के देख लो, 1/2 से ज्यादा कोई वैल्यू बताओ। 1/, कुछ भी एक वैल्यू रख दो, 2/3 2/3 रख दो, 2/3 की वैल्यू रखी। अब x को मान लो 2/3 रखा, 1 माइनस एक्स कितना होगा? 1/3. 1/3। तो 1/3 कहाँ आएगा पहले? तो इस बार fx कम होगा, f ऑफ 1 माइनस एक्स ज्यादा होगा, तो उल्टा हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर x की वैल्यू 0 और 1 से, मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, अगर x आपका 0 और 1/2 के बीच में हुआ तो आपका जो f डैश x आ रहा है वो ग्रेटर आ रहा है f डैश 1 माइनस एक्स से। ये समझ में आया था? देखो f डैश x की वैल्यू f ऑफ 1 माइनस एक्स से ज्यादा आ रही थी, आया ना? तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये क्या आएगा? पॉजिटिव। 0 से 1/2 में, सॉरी। तो 0 से 1/2 में अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो वहां पे क्या होगा? इंक्रीजिंग। और 1/2 से 1 में, 1/2 से 1 में क्या हो रहा है? f डैश x जो है वो स्मॉलर आ रहा है f डैश 1 माइनस एक्स से। तो वहां पे क्या होगा? ये जो f डैश x माइनस f ऑफ 1 माइनस, ये नेगेटिव होगा, मतलब ये है कौन? g डैश x। नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। तो देखो कौन सा आ रहा है? 1/2 से 1 में डिक्रीजिंग आ रहा है। क्लियर है? Yes, sir. D आप option. एक बार समझा दोगे वो f ऑफ x कैसे ग्रेटर देन आ रहा था f ऑफ 1 माइनस एक्स से? यहाँ वैल्यू रख के देखिए, ग्राफ डिक्रीजिंग है ना f डैश x का। आप वैल्यू रख के आपको खुद से लॉजिक लगाना पड़ेगा। एक 1/3 रख के देखना, तो x को जब 1/3 रखोगे तो f ऑफ 1/3 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है f डैश x। ये आपका f डैश x का ग्राफ है। तो x को जब 1/3 रखेंगे तो f डैश 1/3 की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, समझ में आ रहा है? अब इसका 1 माइनस एक्स करोगे तो f ऑफ 2/3 पे वैल्यू क्या आएगी? स्मॉलर। समझ में आ रहा है? अरे वैल्यू रख रही है, कुछ भी नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है? हाँ या ना जवाब दो। यस सर। 1/3 पे वैल्यू ज्यादा नहीं दिख रही है, और 2/3 पे वैल्यू क्या आ रही? कम आ रही है। और x को जब 2/3 रखोगे तो f ऑफ 2/3 की वैल्यू और f ऑफ 1 माइनस 2/3 की वैल्यू, कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? ये वाली। ठीक है? ग्राफ आपका डिक्रीजिंग है, तो ग्राफ अगर डिक्रीजिंग है तो f की वैल्यू 1/3 पे ज्यादा आ रही है 2/3 से। ठीक है? यही लॉजिक लगाया। x को अगर 1/3 रखोगे तो fx विल बी ग्रेटर देन f ऑफ 1 माइनस एक्स, और x को जब 2/3 रख रहे हैं तो f ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है f ऑफ x से। ये रख के देख लो, उल्टा ही तो है। आ गया सर समझ में। नेक्स्ट, कितनी बज गई है? 18 हो गए, टाइम होने वाला है। 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। और अगला क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग। ये देखो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला। ठीक है? आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 0 पे, एक एक की। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कहीं आया हुआ था, शायद आया था कि कहीं है पिछले कोई टेस्ट में। साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड साइन एक्स, तो साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड साइन एक्स, तो फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा ये चेक करना है। तो आपको या तो एक काम करो, तो कंटिन्यूस तो होगा, इससे कंटिन्यूटी में तो कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखना पड़ेगा, कहाँ पे वैल्यू थोड़ी अलग आएगी वो सोचना पड़ेगा।
इस केस में वैल्यू आपकी अलग आएगी, बस वो लॉजिक लगाना पड़ेगा। साइन के केस में तो कुछ होगा नहीं मेरे नहीं, हाँ साइन के केस में हो सकता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आ जाएगा और एक्स का वन, तब आपका बन सकता है एक जगह। तो आपको सारे पॉइंट में एलएच लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा एक एक करके। एक का निकालोगे तो बाकी का लॉजिक अपने आप समझ में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ऑलरेडी सिखा रखा है, a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, सॉरी आर एच डी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। हाँ एक क्वेश्चन आपका एरिया अंडर कर्व का भी दे दिया मैंने, एक आधा क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, कल वाली क्लास में भी सिखा दूंगा कैसे करना है एरिया अंडर कर्व का, एक फंडामेंटल सिखा दूंगा ताकि अगर आया तो कर लेना। क्लियर है? ठीक है सर। ये वाला पेपर ऑलरेडी मैंने आपको मंडे को ही भेज दिया था लास्ट वीक। बचे हुए क्वेश्चन अगर आपको ट्राई करने हो तो एक बार खुद से ट्राई करके सॉल्यूशन से समझ लेना, सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। और इसके अलावा पीवाईक्यू वाली वर्कशीट से थोड़ा और ट्राई कर लेना, उसमें भी सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आपका पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाएगा। कल की क्लास में डाउट डिस्कशन रख लेंगे। क्लियर है? तो आप थोड़ा अटेम्प्ट करके आना, तो डाउट डिस्कशन में फायदा होगा, नहीं तो फिर मतलब नहीं है। ओके चलो ठीक, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।